हाय गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। आज हम इसके बारे में जानेंगे और बुक हमारी वही है, एम लक्ष्मीकांत जो है वो हमारी रेफरेंस बुक है। इसी से हम लोग पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। जो इस बुक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर है, वहां पे जो सबसे पहली लाइन लिखी है वो यहाँ पे ये लिखी हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। मतलब हमारे देश में जो दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस है वो वाइस प्रेसिडेंट का है, उपराष्ट्रपति का है। और फर्स्ट ऑफिस कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। He or she is accorded a rank next to the president in the official warrant of precedence। हाँ, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो फर्स्ट रैंक है ऑफिस, जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो प्रेसिडेंट का है, और सेकंड ऑफिस अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। तो जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, जो ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, उसमें भी अगर देखो तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही आता है। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन आखिरकार हम लोगों ने जो उपराष्ट्रपति का ऑफिस है लिया कहां से? अमेरिका से लिया है। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट है, वैसा ही हमारे यहाँ ऑफिस है। और लेकिन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों की पावर्स में क्या डिफरेंस है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन ऑफिस हम लोगों ने वहीं से लिया है। इलेक्शन। द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है, जिसने प्रेसिडेंट की वीडियो देखी है वो वहां पे जाके देख सकते हैं। और प्रेसिडेंट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, हम लोग उसमें वोट नहीं डालते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं, वो लोग वोट डालते हैं। तो वैसे ही भारत का उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। उसमें भी जो नॉर्मल कंट्री के सिटीजन है वो लोग वोट नहीं डालते हैं उसके इलेक्शन में। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग वोट डालते हैं। He or she is elected by the members of an electoral college consisting of members of both the House of Parliament। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी जो वोट है वो कौन डालते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स डालते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में लेकिन मेंबर कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट डालते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट डालते हैं। जबकि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स थे, आप याद करो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते, लेकिन यहां पर ये वोट डालते हैं। Thus, this electoral college is different from the electoral college for the election of the president in the following two respect। और जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज से अलग है। दो डिफरेंसेस हैं दोनों इलेक्टोरल कॉलेजेस के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग देखते हैं क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहली बात तो आप यहां पर ये देखो कि यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बस इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट लाइन वही लिखी हुई है, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। It does not include the members of the state legislative assemblies। In the case of president, the elected members of the state legislative assemblies are included। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें जो मेंबर्स हैं वो एमएलएस वोट नहीं डालते हैं यहां पर। जबकि आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जब हो रहे थे तो उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज था वहां पर जो एमएलएस थे, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, जो इलेक्टेड एमएलएस थे वो लोग वोट डालते थे। लेकिन यहां पर आपके चाहे इलेक्टेड हैं चाहे नॉमिनेटेड हैं, एमएलएस वोट नहीं डालेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी बंदा यहां पर वोट नहीं डालेगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर दिस डिफरेंस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑब्जर्व्ड। लेकिन अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों इलेक्टोरल कॉलेजेस में इतना डिफरेंस क्यों है? आखिरकार प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज इतना अलग क्यों है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज इतना अलग क्यों है? इसको समझाया खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि आखिरकार दोनों इलेक्टोरल कॉलेजेस को हम लोगों ने इतना अलग क्यों रखा है। उन्होंने क्या बोला देखो, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज और हर पावर एक्सटेंड्स बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहां पर ये बोला कि देखो जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? हेड ऑफ स्टेट है। आपको जैसे कि पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो वो है नहीं। वो नॉमिनल उसके पास पावर्स है, रियल पावर्स उसके पास नहीं है। वो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव या रियल हेड वो नहीं है। लेकिन वो हेड ऑफ स्टेट है, इंडियन स्टेट का हेड है वो, जबकि वाइस प्रेसिडेंट हेड नहीं है। तो इंडिया के अंदर स्टेट्स भी आते हैं, तो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है और स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है, क्योंकि वो हेड है इंडियन स्टेट्स का। मतलब कि इंडियन जो स्टेट है उसका वो हेड है, तो उसके अंदर स्टेट्स आते हैं। Consequently, it is necessary that in his or her election, not only members of parliament should play their part, but the members of the state legislature should have a voice। क्योंकि वो इंडिया का हेड है, वो हेड ऑफ स्टेट है, और इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट्स आते हैं, सारे स्टेट्स उसी के अंदर आते हैं। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो बतौर हेड है, क्योंकि वो हेड है, इसलिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कई पावर है उसके पास। और इसीलिए जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हेड नहीं है इंडिया का,
तो इसलिए इसके इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो पार्टिसिपेशन नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर की जो मेंबर्स हैं उनका। फिर आप ये चीज भी देखो कि अगर जो स्टेट है उसके गवर्नर ने किसी बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, तो वो जो बिल है वो जब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक कि प्रेसिडेंट अपनी अप्रूवल नहीं दिए। तो प्रेसिडेंट का पावर तो है ही, स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, वाइस प्रेसिडेंट रूल तो लगता नहीं है। तो जब उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है स्टेट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली जो स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे उसके इलेक्शन में, उन्होंने बोला। बट व्हेन वी कम टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिज और हर नॉर्मल फंक्शंस आर टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाँ, लेकिन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला, उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वहां चेयरमैन है। तो नॉर्मली वो बस उनका चेयरमैन है और उसकी जितनी भी उनकी सिटिंग्स वगैरह होंगी वहां प्रिसाइड करेगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ पे राज्यसभा है। दैट बीइंग सो, it does not seem necessary that the members of the state legislatures should also be invited to take part in the election of the vice president। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यही चीज बोली कि इसीलिए जरूरी हमें नहीं लगता कि हमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स को बुलाना चाहिए, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन है, ये इंडियन स्टेट का हेड नहीं है, जबकि प्रेसिडेंट हेड है और ये हेड नहीं है। उसके पास, प्रेसिडेंट के पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कई सारी पावर्स हैं, इसके पास वो पावर्स नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी मतलब कि बुलाने की कोई जरूरत है नहीं। बट द मैनर ऑफ इलेक्शन इज सेम इन बोथ द केसेस। लेकिन जो इलेक्शन करने का तरीका है, जो ढंग है, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। दोनों इलेक्शन होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट से और सीक्रेट बैलेट से। Thus the vice president's election, like that of the president's election, is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting is by secret ballot। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों इलेक्शंस सेम तरीके से होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है, कि सब कुछ बिल्कुल सीक्रेट होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपकी पार्टी का जो विप है उसने आपको बताया कि पार्टी इस बंदे को वोट डालने के लिए कह रही है, तो आप उसी बंदे को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट डालो। सब कुछ सीक्रेट, आप किसी को भी डाल सकते हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में अगर बात करें, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, इसमें यहां पर ये होता है कि देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि यहां पे जितने भी इलेक्टर्स होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, जो वोट डालते हैं, उनके पास यहां पर वोट तो एक ही होगी, लेकिन वो प्रेफरेंस उतनी दे सकते हैं जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फील्ड में। तो अगर एक कोटा होता है वोट्स का, जो विनिंग कैंडिडेट को अचीव करना होगा, जो भी उस कोटा को अचीव कर लेगा वही जीतता है, ठीक है। और अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में उस कोटा को अचीव कर लिया तो कभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट स्टार्ट होती ही नहीं है। ये सब मैं आपको प्रेजेंट में समझा चुका हूं। लेकिन अगर आप समझो कि फर्स्ट जब राउंड की काउंटिंग हुई और वहां पर सभी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स को काउंट किया गया और उसमें किसी को भी कोटा नहीं मिला, तो जिसको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिली है उसे वहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उस बंदे को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस, उस बंदे को जिन भी लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दी थी उनकी वोट्स बेकार नहीं जाएंगी। उन्होंने जिसको सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस वोट दिए, वो वोट्स वहां पर जाकर ऐड हो जाती हैं, और फिर यहां पर सिंगल ट्रांसफर वोट स्टार्ट होती रहेगी, और ये जब तक चलता रहेगा काउंटिंग का प्रोसेस और सिंगल ट्रांसफर वोट का प्रोसेस, जब तक कि किसी कैंडिडेट को कोटा नहीं मिल जाता। ये होता है आपका, ठीक है। All doubts and disputes in connection with the election of the president are inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision is final। जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस में होता है कि कोई भी अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया, कोई भी डाउट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा केसेस और कहीं जाएंगे नहीं, और ओरिजिनल है। ओरिजिनल इसलिए कि फर्स्ट इंस्टेंस में केस यहां पर जाएंगे, सेकंड इंस्टेंस में नहीं, अपील से नहीं जाएंगे, डायरेक्टली केस यहां पर स्टार्ट होंगे और केवल यहीं पर होंगे, इसलिए एक्सक्लूसिव है। तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट में भी है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी डाउट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, डायरेक्टली के सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होगा और केवल सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होगा, कहीं होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। हाँ, डेफिनेटली कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था या वैकेंसी थी। इस ग्राउंड पे आप चैलेंज नहीं कर सकते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को। If the election of a person as vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated. That is, they continue to remain in force. हाँ, अगर मान लो कि आप एक वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के बतौर खड़े हुए थे इलेक्शंस में और आप जीत भी गए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आपके इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, नल डिक्लेयर कर दिया, तो उससे पहले, जिस दिन उसने डिक्लेयर किया उससे पहले आपने जितने भी काम करे बतौर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो चीजें इनवैलिड नहीं होंगी, वो लगातार
वो सही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, वो इनवैलिड नहीं होंगे कभी। वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस, ओथ और कंडीशंस। क्वालिफिकेशंस में क्या है? टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। अब देखो जैसे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए भी आपको कुछ मतलब की क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, तो वैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। दूसरी ये है कि आपकी जो 35 ईयर्स की एज है वो कंप्लीट हो गई हो। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। देन आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपके पास कोई भी या किसी पब्लिक अथॉरिटी, किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। बट अ सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर देखो किन किन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर आप प्रेसिडेंट हो, एक सेटिंग आप प्रेसिडेंट हो और आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लड़ना चाहते हो, आप लड़ सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट भी दोबारा से लड़ सकता है, री इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। किसी स्टेट का गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट का जो मिनिस्टर होता है वो, तो ये लोग खड़े हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इनकी जो मतलब की कैपेसिटी, जिस भी कैपेसिटी में खड़े होंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, उस चीज को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। Further, the nomination of a candidate for election to the office of vice president must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 electors as seconders. हाँ डेफिनेटली, जब आप वाइस प्रेसिडेंट का नामांकन भरने के लिए जाओगे तो 20 वोटर्स उसे साइन करेंगे आपके नामांकन को एज अ प्रपोजर और 20 उसे साइन करेंगे एज अ सेकेंडर। और एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 इन द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, उनको आरबीआई के पास 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। Oath or affirmation. Before entering upon his or her office, the vice president has to make and subscribe to an oath or affirmation. हाँ डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में घुसेगा, उससे पहले उसको ओथ लेनी होगी। और ओथ वो यही लेता है कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। तो ये उसकी ओथ होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे और अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज को करेंगे, ये उनकी ओथ होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता कौन है? प्रेसिडेंट दिलाता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट जिस बंदे को अपॉइंट करेगा वो बंदा उसके बिहाफ पे उसे वोट दिलाएगा, और ये बुक में लिखा हुआ है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसको ओथ दिलाएगा, किसको? उपराष्ट्रपति को। और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम और हर। अगर वो नहीं है तो उसके बिहाफ पे जिस बंदे को उसने अपॉइंट किया वो उसे ओथ दिलाता है। कंडीशंस क्या होती हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की? देखो सबसे पहली कंडीशन तो यहां पर यही है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा मेंबर, कोई भी नहीं बन सकता। और अगर ऐसा कोई मेंबर जो कि एमपी है, लोकसभा से या राज्यसभा से, या एमएलए है किसी स्टेट से, एमएलसी है, और वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट करता है और जीत भी जाता है और बन भी जाता है, तो जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुसेगा, जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, उसी दिन आप ये समझ लेना कि उसकी जो वो वाली सीट है एमपी की या एमएलए की या एमएलसी की, वो सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप एमपी हो तो आप इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकते वाइस प्रेसिडेंट के, आप इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप जीत जाते हो और वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो तो आपकी वो वाली सीट वैकेंट हो जाती है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी फ्रॉम द लोकसभा या फ्रॉम द राज्यसभा, या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, या एमएलसी की सीट है वो आपकी वैकेंट हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन यहां पर यह कि आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर कहने का मतलब यहां पर यह कि आपके पास एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली आपके पास दो ऑफिसेज नहीं होने चाहिए कि आप वाइस प्रेसिडेंट भी और एक ऑफिस आपके पास और भी है कि आप एमएलए भी हो, एमएलसी भी हो, एमपी भी हो, ऐसा कुछ नहीं। जिस भी दिन आप यहां पर घुसोगे वो ऑफिस आपके वैकेंट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो वाइस प्रेसिडेंट के कुछ टॉपिक्स रह गए जैसे कि टर्म एंड वैकेंसी रह गई है, पावर्स और फंक्शंस उसके रह गए, और इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में कंपैरिजन रह गया, उसे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।